तो सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 तो आसान है, वो आपसे हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है 3 photons coming from excited atomic hydrogen sample are picked up। ये एक कंटेनर है जिसमें कि हाइड्रोजन एटम है और इसमें सपोज अगर एक ही एटम है, एक एटम है और ये एटम एक्साइटेड स्टेट पर है। एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ किसी भी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट पे नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि इस सैंपल से केवल 3 फोटोन बाहर निकल रहा है। इस सैंपल से 3 फोटोन बाहर निकल रहा है जिसका एनर्जी है 12.1, 10.2, 1.9। तो क्या एक एटम से ये 3 फोटोन बाहर निकल सकता है? आंसर है नहीं। ये जो एटम है उसका एनर्जी डायग्राम हम ये दिखाए हैं। सपोज करो ये एटम अगर इस स्टेट में है, इस एक्साइटेड स्टेट में है, तो या तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो जाए तो ये केवल निकलेगा, या दूसरा केस हो सकता है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आए और फिर यहाँ से यहाँ आए तो ये दोनों निकलेगा। ये तीनों निकले, क्या ऐसा हो सकता है? ये तीनों निकले, ऐसा पॉसिबल एक एटम से नहीं है। अब सपोज करो 2 एटम है, ये एक सैंपल है। सैंपल करने का मतलब कंटेनर है जिसमें कि एटॉमिक हाइड्रोजन है। ये एक सैंपल है जिसमें 2 एटम है, ये पहला एटम और ये दूसरा एटम। पहला एटम ये वाला सपोज करो इस एक्साइटेड स्टेट में है और दूसरा जो एटम है वो सपोज करो कि वो भी इसी एक्साइटेड स्टेट में है। सपोज तो पहला एटम यहाँ से यहाँ ट्रांजिट हो जाए और दूसरा एटम में यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो तो 3 फोटोन निकल सकता है। ये तीनों फोटोन बाहर निकल जाएगा। तो 2 एटम इस सैंपल में अगर होगा तो 3 फोटोन बाहर निकल सकता है, ये आंसर सही है। या अगर इस सैंपल में 3 एटम है, 1 2 3, ये वाला जो एटम है वो इस स्टेट में है, ये वाला जो एटम है वो सपोज इसी स्टेट में है और ये वाला जो एटम है ये भी सपोज करो इसी स्टेट में है। सपोज तीनों इसी स्टेट में। ये वाला जो एटम है यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ, ये वाला एटम जो है उसमें यहाँ से यहाँ केवल ट्रांजिशन हुआ, ये वाला जो एटम है उसमें ये जो है ये ट्रांजिशन इसका नहीं हुआ किसी इंस्टेंट पर, या इसका यहाँ से सपोज ये वाला एटम इस स्टेट में है, क्योंकि केवल लिखा है कि एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट तो भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर इस स्टेट में है तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो 10.2 मिलेगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो 1.9 मिलेगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो 12.1 मिलेगा। तो ये केस भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि या तो सैंपल में 2 एटम हो या सैंपल में 3 एटम हो, ये पॉसिबल है। एक एटम हो तो पॉसिबल नहीं है। अगर सैंपल में सपोज करो 4 एटम है, ये 4 एटम है और ये सब एक्साइटेड स्टेट में है, किसी स्टेट में है और 3 फोटोन बाहर निकला है, तो ये पॉसिबल है कि भाई एक कोई डी एक्साइट नहीं हुआ होगा। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक डी एक्साइट हो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़े है। तो ये सपोज करो किसी एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर है, ये डी एक्साइट नहीं हुआ है। ये तीनों जो है डी एक्साइट हुआ है, एक में डी एक्साइटेशन ये हुआ है, दूसरे में ये हुआ है, तीसरे में ये हुआ है, तो ये पॉसिबल है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पॉसिबल है। 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे तो आपको 3 फोटोन यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन एक अगर रहेगा तो 3 फोटोन बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, आइदर 2 और 3 एटम। क्वेश्चन नंबर 13 है, सपोज द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2। थर्ड स्टेट से सेकेंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन दिस पीरियड, कितना टॉर्क लगेगा ये बताना है, यूजिंग एंगुलर मोमेंटम एज डिस्कस इन रोटेशनल मैकेनिक्स। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस टॉर्क का dL/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है। और अगर एवरेज टॉर्क की बात करें
तो ये होगा डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। डेल्टा एल का मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से इस स्टेट में आता है तो एंगुलर मोमेंटम कितने से चेंज होगा? किसी भी स्टेट में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है? NH/2π। यही तो है बोर का सेकंड जो पॉस्टुलेट है, वो क्या है कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी स्टेट में होगा NH/2π। तो थर्ड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम L3 कितना होगा? 3h/2π। और फोर्थ सेकेंड स्टेट में कितना होगा? 2h/2π। ये फाइनल, ये इनिशियल है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2h/2π माइनस 3h/2π माइनस h/2π डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी आपको पता है, ये इसका माइनस साइन तो डायरेक्शन को बताएगा। आपको तो मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, चारों ऑप्शन में केवल मैग्नीट्यूड लिखा हूँ, तो इसका मॉड आपको बताना है। h का वैल्यू रख दो, h है 6.62 10⁻34, 2 पाई होता है 3.141 इंटू डेल्टा टी आपको दिया है 10⁻8 सेकेंड। अब ये कैलकुलेशन तो आप लोग करना जानते ही हैं। इस दोनों को अगर हम ऐसे काट दें अप्रॉक्सीमेटली तो ये होगा 10⁻26 SI यूनिट। तो 19th क्वेश्चन में लिखा है, हम लोग 19th क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी बीच का क्वेश्चन जो है वो हम छोड़ दिए इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत आसान था, हमारी समझ से आप लोगों से हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप पर्सनली हमसे पूछ लेना, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे। 19th क्वेश्चन में है ए हाइड्रोजन एटम इन ए स्टेट हैविंग बाइंडिंग एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन क्या बताए थे कि किसी स्टेट में उतना एनर्जी दें जिससे कि वो आयोनाइज हो जाए, तो उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी 0.85 किस स्टेट का है? फोर्थ स्टेट का है। और ट्रांजिशन हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी 0.8 में ट्रांजिशन टू एक्साइटेशन एनर्जी 10.2। एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 किसका है? इसका है। भाई ग्राउंड स्टेट से कितना एनर्जी दें कि इस स्टेट में चला है? तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेशन एनर्जी है, इसका मतलब ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 2 में। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 4 से 2 में। तो आइडेंटिफाई क्वांटम नंबर n ऑफ अपर एंड लोअर एनर्जी स्टेट इन्वॉल्विंग दिस ट्रांजेक्शन। तो ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4 से 2। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। इसका वेवलेंथ कितना होगा? ये सेकेंड पार्ट में पूछा गया। मॉडर्न फिजिक्स में दूसरा से तीसरा लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब डेटा आपको याद नहीं है, कैलकुलेशन याद नहीं। आपको ये डायग्राम कैलकुलेट करके याद रखना है जैसे हमको याद है। तो वेवलेंथ कितना होगा? तो कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी कितना है? तो वो तो तुमको याद है 2.56 होता है, 2.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका होता है 10.2, इसका होता है 1.9, इसका होता है 0.66। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2.56। कितना वेवलेंथ होगा? 12,400 बाई 2.56, इतना एंगस्ट्रम होगा। और अगर नैनोमीटर में लिखना है तो अकॉर्डिंगली आप नैनोमीटर लिख दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4870 एंगस्ट्रम। या तो ऐसे वेवलेंथ निकालो, या ये तो ज़्यादा आसान है, हम लोगों को तो डायरेक्ट वेवलेंथ ऐसे निकालना चाहिए। या 1/λ=r ब्रैकेट 1/4 से 2 में जा रहा है तो 4 - 1/16 ऐसे भी कर सकते हो। 1/r का वैल्यू तुमको पता है 911। तो ये क्वेश्चन है, डिटरमिन द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन दैट कैन कॉज आयोनाइजेशन ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन को आयोनाइज कर दें, उसके लिए मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए। ये एनर्जी डायग्राम है हाइड्रोजन लाइक एटम का। ग्राउंड स्टेट में -13.6 Z², हीलियम के लिए Z का वैल्यू 2 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कितना होगा?
-13.6 इंटू 4, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन पर अगर एक फोटोन इंसिडेंट करता है तो इस फोटोन का कितना एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए? इस फोटोन का मिनिमम आपको निकालना क्या है, मिनिमम वेवलेंथ दैट कैन आयोनाइज। हाँ, तो इस पर कितना एनर्जी इंसिडेंट हो जिससे कि ये आयोनाइज हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, डिटरमिन मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर कितना एनर्जी इंसिडेंट हो जिससे कि ये आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज हो जाए का मतलब इनफाइनाइट स्टेट में चला जाए। इनफाइनाइट स्टेट का एनर्जी 0 होता है, तो कितना इसका एनर्जी होना चाहिए, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तब भी ये आयोनाइज हो जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए आयोनाइज होने के लिए इस फोटोन का, जो इस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो उस फोटोन का एनर्जी होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होगा, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन टू आयोनाइज। तो इसका मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितना, 12400 बटा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रम में। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 228 एंगस्ट्रम या 22.8 नैनोमीटर। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आपको हम 10 मिनट का समय देंगे। क्वेश्चन है फाइंड क्वांटम नंबर n करस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन एक्साइटेड स्टेट में है, किस एक्साइटेड स्टेट में है ये आपको बताना है। इफ़ ऑन ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, वहाँ से जब वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट होता है, दैट आयन इमिट 2 फोटोन इन सक्सेशन। तो जब वहाँ से ग्राउंड स्टेट में आता है तो 2 स्टेप में, एक फिर 2 सक्सेशन में 2 वेवलेंथ बाहर निकलता है, एक ये और दूसरा ये। तो आपको बताना है कि n क्या होगा, n का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए, हीलियम प्लस का एनर्जी डायग्राम आपको यहाँ दिखा दिए। हीलियम प्लस का ये ग्राउंड स्टेट है 1 2 3, ये mth, ये सपोज nth स्टेट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड क्वांटम नंबर n करस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन के nth स्टेट में सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इफ़ ऑन ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो पहले यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, हम ऐसा लेट किए। दैट आयन इमिट 2 फोटोन इन सक्सेशन। सक्सेशन कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आने में 2 फोटोन निकला, एक ये है और दूसरा ये है। तो बताइए ये स्टेट कौन सा है। तो nth स्टेट का एनर्जी कितना होगा, -13.6 Z² बाई n²। mth स्टेट का एनर्जी -13.6 Z² बाई m²। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी -13.6 Z² बाई 1²। अब ट्रांजिशन जब यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ, तो वेवलेंथ λ1 कितना लिखेंगे। तो कहोगे सर वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रम में आपको चाहिए तो ये होता है 12,400 बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो यहाँ से यहाँ जब ट्रांजिशन हो रहा है तो कितना एनर्जी निकलेगा, कहोगे दिस माइनस दिस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो -13.6, देखो ये हाइयर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है। तो हाइयर से लोअर जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसको पॉजिटिव ही लिखना है, तभी वेवलेंथ तो चूँकि हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। 13.6 Z² बाई n² माइनस ऑफ दिस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 Z² बाई m²। तो 1 बाई λ1 कितने के बराबर, -13.6 Z² बाई n²।
प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12,400। ये पहला इक्वेशन। उसके बाद ट्रांजिशन जब यहाँ से यहाँ आएगा तब वेवलेंथ लेमडा 2 है, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ जब ट्रांजिशन होगा तो m से 1 में होगा, यहाँ पर n से m में था तो यहाँ n लिखाया, यहाँ m लिखाया, यहाँ m से 1 में है, तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई 12,400। ये दूसरा इक्वेशन। अब इसको आप इस तरफ ले आइए, इसको भी इस तरफ ले आइए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2, और इसको इधर ले आओ 12,400 इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो गया, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, तो उसको छोड़ देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बाई लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू 12,400 और डिवाइडेड बाई 13.6 जेड स्क्वायर। इस दोनों में से 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, चलो आगे लिख देंगे। अब इधर आ जाइए, इसका देखो कैलकुलेशन यहाँ पर किए हैं, 12,400 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 हो जाएगा इतना, इस वाले लाइन को छोड़ दो, ये हो गया 12,400, यहाँ लिख दिए लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, तो लेमडा 1 लेमडा 2 तो आपको दिया हुआ है 1026 प्लस 304 1330 डिवाइडेड बाई 1026 गुना 304 और 13.6 जेड स्क्वायर, तो ये देखो 13.6 जेड स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, 1 बाई एन स्क्वायर को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इसको कैलकुलेट किए, ये n का वैल्यू आ गया 35.58 का अंडर रूट विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6। इसका मतलब ये स्टेट 6 पर होगा। इसी क्वेश्चन को फिर से हम लोग एक बार समझते हैं, एक क्वेश्चन को 2 बार समझा जा सकता है, तो फिर से एक बार समझिए। सेम क्वेश्चन है, शुरू में nth स्टेट में था, 2 बार में ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आया है, n से m में आया, फिर m से 1 में आया। जब यहाँ से यहाँ में आया तो वेवलेंथ दिया है, यहाँ से यहाँ में आया तो वेवलेंथ दिया है, बताना है कि nth स्टेट क्या है। अगर इसको हम लोग वो जो फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं रेडबर्ग कांस्टेंट वाला, उससे अगर सोचें तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों बात तो एक ही है। अगर ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हुआ है, n से m में हुआ है, तब वेवलेंथ क्या होगा, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है r जेड स्क्वायर 1 बाई, अब n लिखें कि m लिखें वो आप सोच करके बताओ। सपोज यहाँ लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर, तो भाई लेमडा हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, n का वैल्यू ज़्यादा है, तो ये अगर m से ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी कम होगा इससे, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये लिखना सही नहीं है, यहाँ होना चाहिए एम स्क्वायर और यहाँ होना चाहिए n स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। रेडबर्ग कांस्टेंट में यही तो आप देखते हैं कि अगर किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसका वेवलेंथ हम लोग ऐसे निकालते हैं, जहाँ पर r रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। ट्रांजिशन अगर यहाँ से यहाँ हुआ, ये लेमडा 1 है, 1 बाई लेमडा 2 इज, तो लिखोगे r जेड स्क्वायर 1 बाई, यहाँ से यहाँ है तो क्या लिखें 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एम स्क्वायर। अब इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर।
तो ये हो गया लेमडा 1 लेमडा 2 बाई लेमडा 1 लेमडा 2 पर प्लस हो गया इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ से r का वैल्यू पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है 1.097, r का वैल्यू दिया रहता है 1.097 इंटू 10⁻⁻7, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.097 10⁻7। तो r का वैल्यू आपको दिया है, z का वैल्यू 2 पता है, लेमडा 1 और लेमडा 2 इस दोनों को किस में लिखना होगा, मीटर में, एंगस्ट्रम में नहीं, क्योंकि ये मीटर में होता है, ये मीटर इनवर्स है इतना। तो इसको भी आप मीटर में लिख दीजिए, n का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। तो यहाँ से भी n का वैल्यू निकालोगे तो 6 आएगा। तो ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ए गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो गैस एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। कंसेक्वेंटली द एटम इमिट रेडिएशन ऑफ ओनली 3 डिफरेंट वेवलेंथ। जब वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो 3 अलग अलग वेवलेंथ इमिट करता है। कितना? 3 अलग अलग वेवलेंथ इमिट करता है, 3 डिफरेंट वेवलेंथ। ऑल द वेवलेंथ आर इक्वल टू और स्मॉलर देन दैट ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन। जो वेवलेंथ है वो या तो इक्वल है या स्मॉलर है इस फोटोन के वेवलेंथ से। इस फोटोन के वेवलेंथ से वेवलेंथ स्मॉलर है का मतलब एनर्जी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, डिटरमिन इनिशियल स्टेट ऑफ गैस एटम। डिटरमिन इनिशियल स्टेट ऑफ गैस एटम कहने का मतलब, जैसे ये हाइड्रोजन लाइक एटम सपोज करो ऐसा होगा, और ये अगर सपोज ग्राउंड स्टेट में है, हम ऐसा लेट कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में सपोज इलेक्ट्रॉन है और इतना लेकर के सपोज इस स्टेट में आ गया। तो जब इस स्टेट में आया तो फिर यहाँ से यहाँ आएगा, या यहाँ से यहाँ आएगा, या यहाँ से यहाँ आएगा। 3 केस होगा। अगर ग्राउंड स्टेट में है शुरू में और इस एनर्जी को लेकर के सपोज इस स्टेट में चला गया, क्योंकि इस स्टेट में जब जाएगा तो 3 अलग अलग वेवलेंथ तो मिलेगा नहीं, मिनिमम आपको इस स्टेट में जाना ही पड़ेगा। इस स्टेट में अगर चला गया तो ट्रांजिशन जो होगा वो कैसे होगा, या तो ये ट्रांजिशन होगा या ये ट्रांजिशन होगा और फिर ये ट्रांजिशन होगा। तो 3 अलग अलग वेवलेंथ को मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रांजिशन इस तरह से हो जिससे कि 2 स्टेट को पार कर जाए। लेकिन ये जो वेवलेंथ है या ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से ये एनर्जी तो बराबर, लेकिन ये दोनों एनर्जी कम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऑल द वेवलेंथ आर इक्वल टू और स्मॉलर देन एब्जॉर्ब वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है उसका या तो इक्वल हो या स्मॉलर हो। यहाँ जो है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है उससे या तो इक्वल है या बड़ा है। ये एनर्जी छोटा का मतलब वेवलेंथ बड़ा, इसका मतलब ये केस नहीं है। फिर केस क्या है? अगर ऐसा हो, सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में शुरू में हो और इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया हो। ये जो एनर्जी है ये कितना है? 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ चला गया। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये थर्ड स्टेट में आ गया। अब ट्रांजिशन होगा तो या तो ये ट्रांजिशन होगा या ये ट्रांजिशन होगा या ये ट्रांजिशन होगा। ये 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है भाई। अल्टीमेट तो ग्राउंड स्टेट में ही आना है। तो इसका जितना एनर्जी है 68, इसका एनर्जी उसके बराबर है, इसका एनर्जी इससे ज़्यादा है। ये डिफरेंस हमेशा ज़्यादा होता है इससे, तो ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। तो एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। तो जितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है या तो उतना वेवलेंथ का रेडिएशन निकल रहा है या उससे कम वेवलेंथ का रेडिएशन निकल रहा है।
स्मॉलर देन दैट ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन। इसका मतलब कि आपसे पूछा गया डिटरमिन द इनिशियल स्टेट ऑफ गैस एटम। इनिशियल स्टेट क्या होगा? 2 होगा, और 2 से कहाँ गया होगा? 3 में गया होगा। तभी ये 3 तरह का अलग अलग एटम, अलग अलग रेडिएशन बाहर निकल सकता है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है आइडेंटिफाई द गैस एटम। वो गैस एटम कौन सा है? तो भाई यहाँ से यहाँ तक जाने का एनर्जी तो तुमको पता है 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 से 3 में थर्ड का एनर्जी कितना होता है? -13.6 Z²/9। इसका होता है -13.6 Z²/4। वैसे तो ये डिफरेंस तुमको याद है, ये कितना होता है? 2.56 Z²। तो 2.56 Z² इक्वल टू एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कितने के बराबर? 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Z² होगा 68/2.56। तो इसमें थोड़ा सा गलती हो गया। 2 से 3 में जब ट्रांजिशन होगा तो हाइड्रोजन के लिए 1.9 होता है, हाइड्रोजन लाइक के लिए 1.9 Z² होगा। तो 1.9 Z² इज इक्वल टू 68। तो Z² इज इक्वल टू 68/1.9 अप्रॉक्सीमेटली 36। Z का वैल्यू 6 हो गया। मतलब वो हाइड्रोजन लाइक एटम जो है वो क्या है? जिसका Z का वैल्यू 6 है। अब इसका ये दोनों पार्ट बहुत आसान है। फाइंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। ये 3 रेडिएशन जो इमिट हुआ है उसमें मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा? मिनिमम वेवलेंथ इसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसका एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो ये वाले वेवलेंथ को हम लोग मिनिमम वेवलेंथ कह सकते हैं। ये मिनिमम वेवलेंथ जो है वो कितना होगा? तो लैम्डा मिनिमम इसमें निकालना है। तो ये होगा 12,400 बाई इसका एनर्जी कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो ये तो तुमको याद है, ये कितना होता है बोलो? 12.1 Z²। Z² का मतलब 36, इतना एंगस्ट्रॉम। ये कैलकुलेट कर लेना। फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? तो भैया आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए इसका एनर्जी निकालना होगा ग्राउंड स्टेट का। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होगा? -13.6 Z² का मतलब 36। इसको गुना कर दो, 36 को इसमें गुना कर दीजिए, तो मिनिमम वेवलेंथ आ गया। अब इसका एनर्जी कितना होगा? -13.6 Z² का मतलब 36 गुना करें 489.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना एनर्जी दें जिससे कि आयोनाइज हो जाए? तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो गया? IE ये हो गया 489.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा? तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू IE कैसे निकालेंगे? 12,400 बटा 489.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अगले लेक्चर में इसमें और कुछ क्वेश्चन करना है। एक तरह का क्वेश्चन है एटॉमिक कॉलिजन वाला। तो एटॉमिक कॉलिजन वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो एक लेक्चर तो उसी में लगेगा। तो अगला लेक्चर हम लोग एटॉमिक कॉलिजन वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर जाएंगे एक्स रेज। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।